दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजा पटका हो। मैं जो अपने कमरे में आईने के सामने बाल संवार रही थी चौंक गई। नीचे जाने पर देखा अम्मा और भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। भाई की आवाज बुलंद थी, आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकने। अम्मा के हाथ में कुरान था और वो कसम खाने पर तुली हुई थी। मैं कसम खा के कहती हूँ, इस घर की इज्जत का सवाल है, ये शादी करनी ही पड़ेगी। अम्मा की आवाज गूंजी। भाई ने गुस्से में कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता। अम्मी, आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? तू पसंद करे ना करे, पर मैं ये निकाह करवा के रहूंगी। खानदान वालों में बात फैल गई है, इनकार का मतलब हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा की जिद्दी तबीयत पूरे खानदान में मशहूर थी और आज वो पूरी शिद्दत से अड़ी हुई थी। मैं खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, कभी भाई की तरफ, कभी अम्मा की तरफ। भाई ने आखिरी बार कहा, अगर जबरदस्ती ये निकाह हुआ तो मैं 3 दिन बाद दुबई चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये धमकी नहीं, बल्कि चेतावनी थी। वो सच में ऐसा कर सकता था, लेकिन अम्मा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। कुरान को गवाह बनाकर उन्होंने भाई की रजामंदी को कुचल डाला। 3 दिन के बाद वाकई में वलीमा हुआ, रुखसती भी, और वो लड़की यानी मेहरू अब हमारी भाभी बनकर इस घर में आ गई। ना वो मुस्कुरा रही थी, ना हम, जैसे कि खुशी के बजाय कोई कैद का हुक्म सुनाया गया हो। मैंने उस दिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द देखा, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो और फिर भी खामोश हो। भाई अपने वादे के मुताबिक निकाह के तीसरे दिन दुबई रवाना हो गया। ना बीबी को देखा, ना बात की। अम्मा ने उसे जाते वक्त अलविदा भी ना कहा, बस कमरे में जाकर बैठ गई, जैसे कुछ खास ना हुआ हो। भाभी ने चुपचाप उस घर के रस्म रिवाज को अपनाने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। उसे कभी बहू की तरह इज्जत ना मिली। अम्मा उसे अपने कमरे में सुलाती, जैसे किसी पुरानी नौकरानी को जगह दी हो। मैंने कई बार देखा, वो रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती तो उसकी हालत अजीब होती। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर थकान और चाल में बोझिलपन। अम्मा कहती, काम करती है इसीलिए थकी रहती है, पर मैं जानती थी बात सिर्फ काम की नहीं थी। दिन भर उसे घर के सारे काम करने पड़ते, जो भी बचता वही खाना उसके लिए होता। एक दिन मैंने जानबूझकर दस्तरखान पर उसके लिए एक प्लेट रख दी तो अम्मा ने मुझे डांट दिया। हमें क्या जरूरत है उसे इज्जत देने की? मैं खामोश हो गई। कुछ बोलती तो इल्जाम आ जाता कि मैं भी उसकी तरफदारी कर रही हूँ, पर मैं अंदर ही अंदर कचोट खा रही थी। एक दिन मैंने देखा, भाभी ने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो कभी अम्मा पहनती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वो बर्तन धो रही थी, हाथों पर झाइयों के साथ जख्म भी थे। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी, आपके हाथों को क्या हुआ? वो मुस्कुराकर बोली, पानी में रहने से ऐसा हो गया है, कुछ नहीं है। मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ पानी का असर नहीं था, ये उस यातना का असर था जो वो रोज सहती थी। कभी कभी मैं उसे अम्मा के कमरे में धीरे धीरे उनकी मालिश करते देखती, रात के किसी पहर, और जब सुबह वो निकलती तो लगता जैसे उसकी हड्डियां दर्द से चूर हो गई हों। मैं पूछना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। कोई दीवार थी जो मुझे रोक देती थी। भाई के जाने के बाद भाभी की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। ना वो खुश रहती, ना बात करती, ना हंसती। मैं कभी कभी सोचती, क्या वाकई ये वही लड़की थी जिसका रिश्ता लेकर अम्मा खुद गई थी, जिसके लिए कुरान उठाया था? क्या ऐसी होती है बेटी जैसी बहू? अम्मा का सुलूक सख्त से सख्त होता जा रहा था और मैं बस देख रही थी, बेबस, गुमसुम और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। सुबह के 6:30 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली। बाहर आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने रजाई हटाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। पूरा घर सूना सूना लग रहा था, सिवाय रसोई के। जैसे ही मैं करीब पहुंची, मेरे कदम एकदम रुक गए। वो लड़की, मेरी भाभी, रसोई में चूल्हे के सामने खड़ी थी, पर वो खड़ी कम और झुकी हुई ज्यादा लग रही थी। आंखें आधी खुली, चेहरे पर थकान और बदन में जैसे हिलने की भी हिम्मत ताकत ना हो। हाथों में चम्मच था,
मगर वो उसे चला नहीं रही थी, बस थामे हुई थी, जैसे उसे याद ही ना हो कि वो खाना बना रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे पर पीला रंग, जैसे कई रातों की नींद छीन ली गई हो। बाल उलझे हुए और हाथों पर सूजन। भाभी, आप ठीक हैं? मेरी आवाज बेसाख्ता निकली, मगर वो चौंकी नहीं, जैसे वो पहले ही इस दुनिया से कट चुकी हो। बस इतना बोली, हाँ बस नींद कम हो गई है। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसने कुछ और कहना चाहा हो, मगर रोक लिया हो। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरों में थे, मैंने छोटे भाई को बुलाकर सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। रोज अम्मी उसे अपने कमरे में रखती हैं और सुबह जब वो निकलती है तो बिल्कुल निडाल लगती है। तूने गौर किया है? उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रह गई। हाँ साहिबा, मैंने भी महसूस किया है। और एक बात और, अम्मी जब से उसे बुलाती हैं तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। हम दोनों खामोश हो गए। आंखों में सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। जैसे जिस्म चल रहा हो, मगर दिमाग जो था वो कहीं और हो। भाभी, रात को आपको नींद नहीं आती है? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस एक ठंडी सांस लेकर बोली, जी कभी कभी अम्मी के कमरे में। क्यों सोती हैं आप? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। उसने एकदम हाथ रोक दिए। फिर कुछ लम्हे खामोशी रही, जैसे अल्फाज की तलाश में हो। अम्मी कहती हैं कि बहू को सास के पास सोना चाहिए, उनकी सेवा उनकी ज़रूरत है, बात खत्म। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंसू छुपाए जा रहे हों। उस रात मैंने कमरे की खिड़की से देखा, अम्मी ने भाभी को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। वो चुपचाप गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी। क्या ये सब सिर्फ सेवा थी या कुछ और? छोटे भाई ने भी इस मंजर को महसूस किया। अगले दिन उसने मुझसे कहा, साहिबा मैंने फैसला कर लिया है, हमें जानना होगा कि अम्मी के कमरे के पीछे क्या राज है। उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर की भीगी दुनिया को देख रही थी, जब अचानक एहसास हुआ कि भाभी की हालत मामूल से भी ज्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। वो आंगन में गीली जमीन पर कपड़े धो रही थी। उसके हाथ की उंगलियां पानी में सूज गई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कि वो जिस्मानी तौर पर मौजूद हो, मगर ज़हनी तौर पर कहीं और भटक रही हो। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर दिल ने गवाही दी कि अब खामोशी नहीं बढ़ाई जा सकती, मुझे उसके करीब जाना होगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें छत पर भीग रही थीं और हर बूंद जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई, फिर धीरे से पूछा, भाभी आप थक गई हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हों के लिए जैसे वो मुझे पहचान ही ना पाई हो। फिर एक कमजोर सी मुस्कान उसके होठों पर आई, जो फौरन मुरझा गई। नहीं साहिबा, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके गीले हाथों को थाम कर कहा, आप ठीक नहीं लग रही हैं, और सच तो ये है कि आप काफ़ी अरसे से ठीक नहीं लग रही हैं। मैं सब देख रही हूँ। रात को जब अम्मी आपको अपने कमरे में बुलाती हैं और सुबह जब आप वहाँ से निकलती हैं, तो आपकी हालत बयां करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांस रुक गई। वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, फिर एक झटके से अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना रही हो। मैंने नरमी से पूछा, अम्मी तुम्हें अपने कमरे में क्यों रखती हैं? वो चौंक गई, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने नजरें चुराई और बात को टालते हुए बोली, वो तो बस सेवा करवाती हैं और कुछ नहीं। ये जवाब एक ऐसा खोखला लफ्ज था जिसमें कोई जान ना थी। मैं जान गई कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम मुझसे सच बोल सकती हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन वो खामोश रही। एक आंसू उसकी आंख से टपका और बारिश की बूंदों में गुम हो गया। मैं जान गई कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके वजूद को चीर रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकती, या शायद बताना नहीं चाहती। उस रात मैंने छोटे भाई को सब कुछ बता दिया। वो सुनकर गुस्से में भर गया। हम कब तक खामोश रहेंगे साहिबा?
अब वक्त आ गया है कि हम सच जाने, चाहे अम्मी को बुरा ही क्यों न लगे। हम दोनों ने एक फैसला किया, अगली रात जब अम्मी भाभी को अपने कमरे में बुलाएंगी, हम चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुनेंगे। हर चीज वैसे ही हुई जैसे हमने अंदाजा लगाया था। खाने के बाद अम्मी ने भाभी को आवाज दी, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। वो चुपचाप उठी और अम्मी के पीछे चल दी। हम दोनों दबे पांव उनके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर से धीमी धीमी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। पहले कुछ खास सुनाई नहीं दिया, फिर अम्मी की सख्त आवाज उभरी, जल्दी कर, मेरे पांव दबा, हाथ ठीक से रख, कमरे की सफाई भी करनी है। फिर एक और आवाज आई जो भाभी की थी, कमजोर, थकी हुई, डरी हुई। जी अम्मी। उन लफ्जों में ऐसी बेबसी थी कि मेरे आंसू निकल आए। अम्मी सिर्फ सेवा नहीं करवा रही थी, वो उसे गुलाम बनाए बैठी थी। हम दोनों सन्न खड़े थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। हम जान चुके थे कि वो क्यों सुबह भी हाल निकलती है, क्यों दिन भर खामोश रहती है, क्यों उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो इससे भी गहरी और शायद तकलीफ दे थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हमारे दिलों में बेचैनी की बारिश लगातार बरस रही थी। सुबह जब वो रसोई में चाय बना रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। प्याला रखते रखते एक प्याली गिरकर टूट गई, शीशा जमीन पर बिखर गया और अम्मी की तेज आवाज कमरे से गूंजी, तुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता, हर चीज खराब कर देती है। भाभी ने फौरन झुककर शीशे के टुकड़े समेटने शुरू किए। एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया, खून बहने लगा, पर उसने एक आह तक ना निकाली, जैसे दर्द से रिश्ता ही खत्म हो गया हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और रूमाल से खून साफ किया, मगर उसने नजरें झुका ली। शाम को जब छोटा भाई आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर गहरी सांस ली और बोला, बस बहुत हो गया साहिबा, अब मैं बड़े भाई से बात करूंगा, उसे सारी हकीकत बताऊंगा, शायद उसका दिल नरम पड़ जाए। अगले दिन छोटे भाई ने दुबई कॉल की। मैं पास में ही थी, आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। भाई, आपसे जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से भाई की आवाज ठंडी और रस्मी थी। मेहरू, वो जिससे आपने निकाह किया, यहाँ अच्छी हालत में नहीं है। अम्मी उसे बहुत तंग कर रही हैं। वो दिन रात काम करती है, रात को भी आराम नहीं करती। उसकी सेहत खराब हो गई है। वो जिंदा तो है मगर जी नहीं रही। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर भाई की आवाज आई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये शादी जबरदस्ती हुई थी। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, मेरी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमला मेरे और छोटे भाई के दिल पर खंजर की तरह लगा। छोटे भाई ने फिर से कहा, लेकिन भाई, आपने उससे निकाह किया है, वो आपकी बीवी है, आपका फर्ज है। फर्ज मुझे याद मत दिलाओ। मैं तुम सबकी जिद की वजह से उस निकाह में बंधा था, और अब जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं। उसे जो सहना है सहे। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे भूल जाओ। कॉल कट गई। छोटा भाई बेहिसो हरकत फोन देखता रहा। हम दोनों जान चुके थे कि बड़े भाई के दिल में अपनी बीवी के लिए जरा भी एहसास नहीं बचा। भाई खामोशी से सहन में जा बैठा। बाहर के चंद बचे कुचे कतरे छत से टपक रहे थे। उसकी नजरें खला में थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। कुछ देर बाद वो बोला, साहिबा, वो लड़की जिसे हम सबने अपनी आंखों के सामने जुल्म सहते देखा, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। शौहर ने इनकार कर दिया, ससुराल ने नौकरानी बना दिया, और वो खुद खामोशी से सब सहती जा रही है। मैंने सर झुका लिया। क्या कहती मैं उसे? उसी लम्हे अम्मी अंदर से निकली और भाभी को सख्त आवाज में पुकारा, मेहरू, चल मेरे कमरे में। भाभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मी के पीछे गईं। छोटे भाई की मुट्ठी भिज गई और आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगीं। ये सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। रात को मैंने छोटे भाई को अपने कमरे के बाहर टहलते देखा। वो बेचैन था, जैसे फैसला कर चुका हो कि अब खामोश नहीं रहेगा। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, अब ये नहीं चलेगा,
कल मैं अम्मी से बात करूंगा और अगर उन्होंने फिर भी जुल्म किया तो मैं वो कदम उठाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उसके चेहरे पर वो अज़्म देखा जो सिर्फ हक के लिए लड़ने वाले चेहरों पर होता है। काश हमें अंदाजा होता कि असल तूफान अभी आया ही नहीं था। सुबह की रोशनी आंगन पर बिखर रही थी, मगर अंदर का माहौल किसी अंधेरे गुफा से कम नहीं था। हवा में तनाव था, जैसे कि कुछ होने वाला हो। छोटा भाई रात से खामोश था, लेकिन उसके चेहरे पर लिखी संजीदगी चीख चीख कर बता रही थी कि वो किसी फैसले पर पहुंच चुका है। अम्मी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और भाभी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। छोटा भाई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अम्मी के पास आया और बगैर किसी भूमिका के बोल पड़ा, अम्मी एक बात पूछनी है। जब आप जानती थी कि बड़े भाई को वो लड़की पसंद नहीं, तो आपने जबरदस्ती उसकी शादी क्यों की? अम्मी ने चाय का कप मेज पर रख दिया और आंखें तंग करते हुए बोली, ये मेरा फैसला था। खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया मैंने। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं। अम्मी, इज्जत जबरदस्ती से नहीं, सच्चाई से बचती है। आपने जो किया उसका नतीजा भुगत रही हैं। वो लड़की जो दिन रात आपके जुल्म सह रही है, आपने उसके साथ बीवी का नहीं, नौकरानी का सलूक किया है। अम्मी ने तंग होकर जवाब दिया, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? छोटा भाई तप गया, आंखें सुर्ख हो गईं। वो बुलंद आवाज में बोला, जी उठा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ फैसला नहीं, एक जुल्म है। अगर आपने उस लड़की पर अब और ज्यादती की तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। वो भी एक इंसान है, ना कोई सामान, ना कोई गुड़िया। अम्मी की आंखों में अचानक एक चालाकी भरी रोशनी चमकी, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वो सख्ती से बोली, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। अब समझ आया कि तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है। छोटा भाई चौंका और मैं भी सहम गई। अम्मी की आवाज अब और जहरीली हो गई, तुम्हें वो पसंद आ गई है ना? तुम उसे फंसाना चाहते हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। छोटे भाई का रंग उड़ गया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखने लगा, जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? उसने आहिस्ता मगर लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अम्मी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम हर वक्त उसके आसपास फिरते हो, उसकी तरफदारी करते हो और अब तो मेरे फैसले पर उंगली भी उठा रहे हो। सीधी बात है, तुम उसे अपने लिए चाहते हो। ये सुनकर छोटे भाई के सब्र का बंधन टूटने के करीब था। उसने कुर्सी की पीठ थामी, जैसे खुद को संभाल रहा हो। शर्म आनी चाहिए आपको अम्मी। आपने जो जुल्म किया वो तो एक तरफ, अब आपने इतना नीच इल्जाम लगा दिया। मैं उस लड़की की इज्जत करता हूँ, इसीलिए उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, और आपने? उसका गला रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो टपके नहीं। वो पलटा और वहां से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर अम्मी को देखा। उनका चेहरा सख्ती से पत्थर जैसा हो चुका था। उनकी आंखों में जीत की खुद हताश खुशी थी, जैसे उन्होंने एक जंग जीत ली हो। भाभी जो रसोई में सब सुन चुकी थी, बाहर आईं। उनके चेहरे पर वही सख्त इजहार था जो वर्षों की मार और तानों के बाद चेहरे पर नक्श हो जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मेरी छोटी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें लाल थीं। अंदर कमरे में खामोशी थी। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। साहिबा, ये सब खत्म नहीं होगा। अम्मी ने आज जो इल्जाम लगाया, उसने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। मैंने तो सिर्फ उस मजलूम के लिए आवाज उठाई, पर उन्होंने मुझे ही गुनहगार बना दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। सच्चाई की पहचान आंखों से होती है, इल्जाम से नहीं। छोटी बहन ने आहिस्ता से सिर हिलाया, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। अम्मी अब हद से बढ़ चुकी है। घर में सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है, जैसे दीवारों पर तानों की दरारें बनने लगी हैं और हर तरफ तलखी का जहर फैल चुका हो। उस सुबह मैंने भाभी को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। वो बस हरकत कर रही थी, जैसे मशीन हो। जज्बात सारे छोटे भाई की तरफ से आए इल्जाम के बाद अम्मी ने जैसे अपने रवैये में जहर की शिद्दत बढ़ा दी हो। जिसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है,
अब छोटे पर नजरें लगा रही है। अम्मी की आवाज गूंजी तो मेरा दिल जैसे छलनी हो गया। भाभी ने सुना, आंखें नीची रखी, जुबान बंद रखी, मगर जिस्म थरथरा गया। उसके आंसू छुप नहीं सके। मैं पास गई तो उसने रुख मोड़ लिया, जैसे अपना दुख किसी से बांटने का हौसला ही ना हो। अम्मी चलती रही, यही सब चाहती थी ना, तू पहले बड़े बेटे को काबू करना, फिर जब वो निकल गया हाथ से तो अब छोटे को लपक रही है। मेरे सब्र का बांध भी कमजोर पड़ने लगा था। छोटे भाई ने सब सुन लिया। वो आंगन में दाखिल हुआ। कदमों की आवाज तेज थी, आंखों में तूफान। क्या इल्जाम लगा रही हैं आप अम्मी? उसकी आवाज में कपकपी थी, लेकिन अल्फाज मजबूत थे। अम्मी ने गुरूर से देखा, जैसे वो किसी जंग में फतेह हो चुकी हों। सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हें बेटा? तुम्हारा दामन पाक रहे तो शहर छोड़ दो, नौकरी करो, इस घर से दूर रहो, तभी बच सकोगे इसके जाल से। छोटे भाई का मुंह खुला रह गया, जैसे उसे अम्मी की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। कुछ लम्हे बस वो खड़ा रहा, फिर पीछे हटा। एक तवील नजर भाभी पर डाली, जो जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर आंसू और सन्नाटा। उसके बाद वो पलटा और कमरे की तरफ चला गया। मैं भी पीछे पीछे गई। कमरा समेटने लगी। कपड़े, कागजात, बैग, सब कुछ उसने एक तरफ एक सफारी बैग में रखना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। वही करने जो अम्मी ने कहा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, जैसे वो किसी बोझ से दबा जा रहा हो। तुम मान लोगे उनकी बात? मैंने बेबसी से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में उदासी और बेबसी का तूफान छुपा था। साहिबा, अगर मैं यहीं रहा तो या तो मैं उनके हर दिन के ताने सहता रहूंगा, या एक दिन मुझे वही बनना पड़ेगा जो वो चाहती हैं। बेहतर है कि मैं ही चला जाऊं, अपने ज़मीर को सलामत रखते हुए। उस शाम वो चला गया। अम्मी ने एक फतेह की तरह सुकून के सांस लिया, जैसे एक और दुश्मन को शिकस्त दे दी हो। छोटे भाई के जाने के बाद भाभी पर अम्मी का जुल्म जैसे दोगुना हो गया। अब ना वो उससे आराम से बात करती थी, ना ही उसे किसी चीज़ की इजाज़त थी। बात बात पर डांट, ताने खाने की कमी और हर दिन नई जिल्दत। अब तो तेरा रास्ता साफ है ना, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, कर ले जो चाहे, लेकिन याद रख, मैं तुझे कभी सुकून से जीने नहीं दूंगी। भाभी का चेहरा बिल्कुल बेरंग हो चुका था, जैसे वो खुद को अंदर से खो चुकी हों। वो ना हंसती, ना बोलती, ना किसी से नजर मिलाती, सिर्फ काम करती, अम्मी के हुक्म पर चुपचाप, बिना किसी सवाल के। मैं उसके साथ खाना खाने बैठना चाहती थी, पर अम्मी ने साफ कह दिया, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो मेरे साथ नहीं बैठेगा। घर के अंदर के रिश्ते छूटने लगे थे और मेरे अंदर एक खालीपन बसने लगा था। छोटे भाई का जाना सिर्फ एक सफर नहीं था, वो हमारे घर से इंसानियत का आखिरी चिराग भी साथ ले गया था। दिन जैसे जैसे घिस घिस कर गुजरने लगे थे। सुबह, शाम, रात, सब एक जैसे दुख से भरे हुए। भाभी मुकम्मल तौर पर एक बेजान साया बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हर दिन के जुल्म की एक नई झड़ी, हर रात के दुख की एक नई थकान छुपी होती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर था। वो बावर्ची खाने के कोने में जमीन पर बैठी थी, चूल्हे की राख को हल्का सा छेड़ते हुए, जैसे उसी में से कुछ नरमी ढूंढ रही हो। चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख और होंठ खुश्क। अम्मी अंदर से निकली, एक ताना देकर गई, काश तुझे निकाह से पहले ही किसी ने मार दिया होता। मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके अब हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भाभी ने कुछ नहीं कहा, ना आंख उठाई, ना होंठ हिलाए, बस हाथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रगड़ रही थी, जैसे वो अपनी जात को ही मिटाने की कोशिश कर रही हो। उसी दिन दोपहर के वक्त फोन की घंटी बजी। अम्मी ने फोन उठाया। पहले चंद लम्हे सन्नाटा छाया रहा, फिर उनकी चीख सुनाई दी। क्या वो मर गया? मेरे हाथ से पानी का जग छूटकर फर्श पर गिरा। मैं दौड़ी। छोटा भाई तो शहर जा चुका था, लेकिन घर के बाकी सब अफराद सहन की तरफ लपक आए। मम्मी के हाथ से फोन गिर चुका था और वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से सीना पीट रही थी। मेरा बेटा, मेरा सहारा, मेरी जिंदगी चला गया। खबर थी कि बड़ा भाई दुबई में एक कार हादसे का शिकार होकर ऐन मौके पर ही वो खत्म हो गया। महरू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आंगन में आई। उसके चेहरे पर हैरत, आंखों में बेयकीनी और जिस्म में कपकपाहट थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अम्मी की तरफ देख रही थी,
जैसे यकीन करना चाहती हो कि वाकई वही हुआ जिसका खौफ था। अम्मी ने एक नज़र मेहरू पर डाली, फिर एकदम खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तेरी नहूसियत ने मेरे बेटे को मार दिया। जब से तू आई है घर में बरकत ही नहीं रही। पहले वो हमसे दूर गया, फिर तू हमारे सरों पर मुसल्लत हुई और अब तूने मेरे बेटे को भी मार डाला। आंगन में खामोशी छा गई। सिर्फ अम्मी के ताने गूंज रहे थे और मेहरू का चेहरा जैसे जमद सा हो गया था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रोना भी नहीं जानती थी। उसके होंठ कांपे और वो जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें बस एक जगह पर जमी रहीं, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो, बिखर कर मिट्टी में तहलील हो चुका हो। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अम्मी की चीख भर गूंजी, दूर रहो उससे, ये मनहूस है, इसने मेरी जिंदगी छीन ली, इसने मेरे लाल को हमसे दूर कर दिया, ये बदखती की जड़ है। मेहरू ने सर झुका लिया और पहली बार इतना रोई कि जैसे बरसों का दुख एक साथ निकल रहा हो। वो फूट फूट कर रोती रही, हिचकियां लेती रही और जमीन पर हाथ मार कर बस यही दोहरा रही थी, मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मगर अम्मी का दिल पत्थर का हो चुका था। उनके लिए मेहरू अब ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि नफरत की अलामत बन चुकी थी। और अब तो उसके पास एक नया इल्जाम भी था, मनूस। अगले चंद दिनों में भाई का जनाजा भारत लाया गया। सब रिश्तेदार आए, ताजियत हुई, लेकिन मेहरू को कोई इज्जत ना मिली। अम्मी ने उसे घर के किसी कोने में बिठा दिया और कहा, तू सफेद कपड़े पहन, बालों में तेल न डाल, जेवर न पहन, क्योंकि अब तू बेवा है। मेहरू ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से सब सहती रही। मैं रात को जब उसे देखने गई तो वो कमरे के कोने में बैठी दीवार को देख रही थी। ना आंखें झपक रही थी, ना सांसों में रवानी थी, जैसे वो एक जिंदा लाश हो। मैं उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा, वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कैसा खालीपन था कि मेरा दिल दहल गया। क्या वाकई मेरी मनूसियत थी? उसने आहिस्ता से पूछा। मेरे हलक में जैसे कुछ फंस गया। मैं कुछ बोल ना सकी, सिर्फ सर हिला दिया। नहीं मेहरू, ऐसा मत कहो, तुम तो सिर्फ मजलूम हो, गुनहगार नहीं। मगर ये वो दिन था जब मुझे लगा कि अम्मी सिर्फ माँ नहीं रही, वो अब इंसाफ और हमदर्दी के जिद में खुद अपने बच्चों की कातिल बन चुकी थी। खामोशी से, नफरत से और जुल्म से। सुबह की रोशनी भी पूरी तरह फैली नहीं थी कि अम्मी की कड़कदार आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, निकलो बाहर, तुम्हारी खिदमत का वक्त हो गया है। अम्मी ने दरवाजा खोलकर मेहरू को झंझोड़ कर जगाया। वो लड़की जो बेवा के रूप में दिन रात के सितम सह रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे, पर अम्मी को उसका हाल जानने से कब फर्क पड़ता था। चल, मेरे साथ चल। अम्मी ने उसे बाजू से पकड़ा और जोर से कमरे से बाहर खींच लाई। मैंने ये मंजर देखा, मेरा दिल चीख उठा, लेकिन जुबान बंद रही। आज 100 रोटियां पकाओगी, सुन रही हो ना, 100 रोटियां, और जब तक नरम ना हो तो चूल्हे से हटना नहीं। और अगर एक भी कच्ची हुई तो देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। अम्मी की आवाज में जहर था और मेहरू के चेहरे पर वही पुरानी खामोशी। ना कोई ऐतराज, ना आंसू, न शिकवा। वो चुपचाप आगे बढ़ी और रसोई के कोने में चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा उसके हाथ पहले ही जले हुए थे, अब दोबारा राख में लिपटने को तैयार थे। घर में मेहमान आए हुए थे, खाला, चाचा, फूफी, सब अम्मी के आसपास बैठे बातें कर रहे थे, जैसे कुछ खास नहीं हुआ हो। रोटियां एक एक करके तैयार हो रही थी और मेहरू हाँफ हाँफ कर चूल्हे से चिपकी जा रही थी। हवा में आटे की महक कम और जली हुई रोटी की बू ज्यादा थी। मैंने चंद बार आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की, मगर अम्मी की आंखें मुझे रोक लेती थी। आखिरकार जब सब खाने के लिए मेज पर बैठे तो चांदी के बर्तनों में खुशबूदार सब्जी और नरम रोटियों के साथ पूरा दस्तरख्वान सजा हुआ था। अम्मी ने सबको खाने की दावत दी और खुद सिर फख्र से ऊंचा किए बोली, ये सब मेरी बहू ने बनाया है, आज काम आया इस मनूस का दिमाग। मेहरू एक कोने में जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर राख, कपड़ों पर आटा और आंखों में सूजन। वो मुंतजिर थी, शायद कोई आवाज दे, कोई कहे, आओ तुम भी बैठो, मगर सब अपनी प्लेटों में मशगूल थे। अम्मी ने उसकी तरफ देखा, फिर तान से बोली, इसे खाने की जरूरत क्या है,
اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ میں نے مہرو کے چہرے پر ایک سایہ اترتے دیکھا، جیسے کسی نے اس کی آخری امید بھی چھین لی ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی، جوتیوں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے ایک پرانی تھالی میں بچا ہوا سالن رکھا اور جلی ہوئی 2 روٹیاں اس کے سامنے پٹک دیں۔ یہ لے، تیری قسمت یہی ہے۔ میں نے اپنے ناخون ہاتھ میں چبا لیے، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، پر میں کچھ بول نہ سکی۔ مہرو نے جھکی گردن کے ساتھ تھالی کو دیکھا اور دھیرے دھیرے روٹی توڑ کر کھانے لگی، مگر وہ چبا نہیں رہی تھی، بس نمک کے ساتھ آنسو بھی نکل رہے تھے۔ امی نے ایک فقر بھری نظر ڈالی، جیسے یہ سب ان کی پرورش کا کمال ہو۔ اس رات جب سب سو گئے، میں چپکے سے رسوئی میں گئی۔ مہرو ابھی بھی وہیں تھی، چولہے کے قریب زمین پر بیٹھی، اپنا جلا ہوا ہاتھ تھامے ہوئے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ چونک گئی۔ دھڑک رہا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے؟ تم ابھی زندہ ہو، اور جب تک زندہ ہو تمہیں ظلم سہنے کا حق نہیں، لڑنے کا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے روشنی لوٹ آئی ہو، مگر وہ روشنی بہت دھندلی تھی اور امی کا اندھیرا بہت گہرا۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی نمی تھی، جیسے فضا خود بھی آنسوؤں سے بھیگ چکی ہو۔ گھر کے آنگن میں صبح کا وقت تھا، مگر سکون کہیں گم ہو چکا تھا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے اپنا دوپٹہ سیدھا کر رہی تھی کہ امی کی آواز پیچھے سے گونجی، تیار ہو جا، رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکے والے اچھے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں۔ میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، دل میں ہلکی سی امید جاگی، شاید آج کچھ بہتر ہونے والا ہو، شاید میرے نصیب میں سکون کا ایک لمحہ لکھا ہو۔ میں نے مہرو کو دیکھا جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، مگر پھر بھی اپنی دھیمی مسکان سے میرے لیے نرمی کا پیغام لائی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ مہرو، امی کی مدد کرو، میں نے مسکرا کر کہا۔ مہرو نے ہلکا سا سر ہلایا اور فوراً رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کھانے کی تیاری میں لگ گئی، ہر کونے کی صفائی میں وہ جان ڈال رہی تھی، جیسے یہ رشتہ اس کے لیے ہو، مگر وہ تو بس سلیقہ مند تھی، خاموش، تابع دار اور خدمت گزار۔ دوپہر کو مہمان آئے، آنگن میں چادر بچھا دی گئی تھی، ٹھنڈی ڈرنک، بسکٹ، نمکین اور چائے سب کچھ رکھا گیا۔ میں صبح صاف ستھرے کپڑوں میں تیار ہو کر آئی، مگر جیسے ہی لڑکے والوں کی نظریں مجھ پر پڑیں، ان کی دلچسپی مہرو کی طرف مڑ گئی، جو رسوئی سے ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ وہ سادے لباس میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا، نظر جھکی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایسی خاموشی کی گہرائی تھی کہ جس میں ہر کوئی ڈوب سکتا تھا۔ لڑکے کی ماں نے دھیرے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، وہ کون ہے؟ امی نے سرد لہجے میں کہا، بڑے بیٹے کی بیوہ ہے۔ ماحول میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ عورت بولی، وہ بہت بات اور سلیقہ مند لگتی ہے، آپ کی پرورش واقعی نظر آتی ہے۔ امی کے چہرے پر چھپتا ہوا غصہ دھیرے دھیرے لالما میں بدلنے لگا۔ رشتہ مجھ سے ہٹ کر مہرو کی طرف جاتا دیکھ ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ جیسے ہی مہمان گئے، امی بھڑک اٹھی، تو یہی چاہتی تھی نا کہ سب کی نظریں تجھ پر جائیں؟ مہرو نے چونک کر دیکھا۔ نہیں امی، میں نے تو کچھ بھی نہیں۔ چپ کر، جان بوجھ کر ادائیں دکھاتی ہے، اپنی معصومیت کے پردے میں سب کو لبھاتی ہے۔ اب میری بیٹی کا رشتہ بھی چھیننے لگی ہے تو؟ امی نے اچانک غصے میں آ کر مہرو کو تھپڑ مارا۔ میں صدمے سے اچھل پڑی۔ وہ لڑکی جو پورے گھر کے لیے دن رات محنت کرتی تھی، جس نے کبھی نظر اٹھا کر بات نہیں کی، آج بے گناہی کی سزا پا رہی تھی۔ نہیں امی، وہ تو بس… تو خاموش رہے، تو کچھ نہیں جانتی۔ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، تیرے بھائی کو بھی پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ دوسروں کو بھی اپنی طرف کر رہی ہے۔ مہرو زمین پر گر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر لبوں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ رو بھی اس طرح رہی تھی جیسے اسے رونے کی اجازت بھی نہ ہو۔ میں اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اندر بس خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل چیر دینے والی تھی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی کوئی عورت صرف خوبصورتی کی وجہ سے نفرت کے قابل ہو سکتی ہے؟ کیا خدمت، خاموشی اور دکھ سہنا کافی نہیں ہوتا اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے؟ گھر کی چھت پر اداسی جیسے ہر کونے میں بسی ہوئی تھی، ہر دیوار، ہر در، ہر چیز پر ظلم کے نشان کھدے ہوئے تھے۔
उस दिन अम्मी का चेहरा पहले से ज्यादा सख्त लगा। शायद अंदर का जहर अब पूरे वजूद में उतर चुका था। वो कमरे से बाहर निकली, मेहरू को बुलाया और बोली, आज तेरा हुस्न भी छीन लूंगी ताकि तुझे आइंदा किसी आईने से भी शर्म आए। मैं वहीं खड़ी थी और ये सुनकर जैसे मेरे कदम जमीन से जुड़ गए। तू बेवा है, तुझे सजने संवरने का कोई हक नहीं। ये चमकते बाल, ये आंखों की रोशनी सब छीन दूंगी। अम्मी बड़ी ही बेदर्दी से उसे ललकार रही थी। मेहरू के आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो खामोश थी, जैसे हर दर्द सहने की आदी हो चुकी हो। अम्मी ने जले हुए लहजे में कहा, अब तू मुकम्मल बेवा लगेगी, अब कोई तुझे घूर कर भी नहीं देखेगा। अम्मी ने एक फटा पुराना सफेद दुपट्टा मेहरू की तरफ फेंका। मैं चीखना चाहती थी, भाग कर मेहरू को अपने सीने से लगाना चाहती थी, मगर मेरे पाँव ने हरकत करना छोड़ दिया था। अंदर की बुजदिली बार बार मुझे रोक लेती थी। दोपहर के समय जब वो रोटियां बना रही थी, उसके हाथ की लर्जिश से कुछ रोटियां जल गईं। अम्मी की नजरें जैसे ताक में थी। वो अचानक आग की तरह किचन में आई, चिमटा उठाया और उसके हाथ पर मार दिया। तुम जानबूझकर खाना जलाती हो ताकि हमें जहर दे सको, सबको खत्म करना चाहती हो तुम, अम्मी ने कहा। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो लड़खड़ाती हुई किचन के दरवाजे से टकराई। दुपट्टा सिर से सरक गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो दरवाजे से टकरा गई। अचानक एक आवाज गूंजी, भाभी। ये आवाज मेरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ी और मैं भागकर बाहर आई। दृश्य मेरी आंखों के सामने ठहर गया। दरवाजे पर छोटा भाई खड़ा था, जो कई महीनों बाद शहर से वापस आया था। उसके हाथ में बैग था, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में सवालों की आग जल रही थी। उसने भाभी को सहारा दिया और उसके जले हुए हाथ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, गालों पर आंसू थे और बाल बिखरे हुए थे। फिर वो अपनी आंखें बंद कर बैठा, जैसे अंदर का तूफान काबू से बाहर हो गया हो। ये क्या किया आपने? उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। अम्मी पीछे से आई और बोली, तू वक्त पर आ गया है। देख ले अपनी महबूबा की हकीकत, जली हुई रोटी, बिखरे बाल, हाथ में जख्म और फिर भी मासूम बनने की कोशिश। अम्मी ने कहा। भाई ने माँ की ओर देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर शर्म का साया भी उतर आया हो। अम्मी, आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? आपने इसे बेबा से भी बदतर जिंदगी दे दी है। अम्मी ने गुस्से से मुंह मोड़ा। तू भी यही कहेगा? नहीं, मैं इसके लिए नहीं, इंसानियत के लिए आया हूँ। अब ये जुल्म नहीं चलेगा, छोटे भाई ने कहा। फिर उसने भाभी को सहारा दिया और कमरे में ले गया। अम्मी कुछ देर वहीं खड़ी रही। शायद ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो पलट कर आया है और इस बार उनके खिलाफ खड़ा है। जब भाई ने भाभी के जले हाथ पर मरहम रखा तो वो चुप था। बस उसकी नजरें भाभी पर टिकी थी, जैसे वो सवाल पूछ रहे हों। भाभी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे खामोश रहने को कहा गया था। मैंने सब सहा क्योंकि यही सिखाया गया था। भाई की आंखों में कुछ टूट गया। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो सीधे अम्मी के पास गया और बोला, बस कर दो अम्मी, ये जो कुछ आपने किया वो गुनाह था। अम्मी ने चौंक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है। अब आप इसे नहीं छुपा सकती। वो मरा नहीं है, उसने तलाक दिया था। आपने ये बात सबसे छुपाई ताकि उस लड़की को बेवा बना सको। आपने एक जीती जागती औरत को मुर्दा बना दिया, भाई ने कहा। अम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाती हुई बैठ गई। वो मुझे छोड़ गया था, मैं क्या करती? क्या वो मुजरिम थी? क्या उसका ये कसूर था कि वो आपकी पसंद की दुल्हन नहीं थी? भाई ने तेज आवाज में पूछा। माँ, वो आपकी बहू थी और आपने उसे नौकरानी बना रखा था, भाई ने कहा। आपने उसके कपड़े छीने, उसके बाल काटे, उस पर हाथ उठाया, उसे नफसियाती और अजियत दी। आपने उसे इंसान की बजाय एक सजा के निशान में बदल दिया और अब वो सब नहीं चलेगा। अम्मी ने आंखें भींची, जैसे सब खत्म हो चुका हो। भाई ने पूरी हौसला मंदी से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इससे निकाह करूंगा। अम्मी की आंखें खुल गईं। क्या? हाँ, निकाह। मैं इस लड़की को वो मकाम दूंगा जो आपने उससे छीन लिया। मैं इसको इज्जत दूंगा, इसका हाथ थामूंगा,
اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ وہ صرف میری بھابھی نہیں، ایک عورت ہے، اور عورت صرف تانے سہنے کے لیے نہیں بنی۔ امی اٹھنے لگی، لیکن ان کے قدم لڑکھڑائے۔ دنیا کیا کہے گی؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ماں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور جو غلط ہے اس کی قیمت ہمیں چکانی ہی پڑے گی۔ میں نے دیکھا امی کے چہرے سے غرور کا رنگ چھن رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ہار کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی پلٹا اور میرے پاس آیا۔ صاحبہ تم گواہ ہو، میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو کسی کو کرنا چاہیے تھا بہت پہلے۔ میں نے سر ہلایا، دل میں کچھ نرم ہو رہا تھا، شاید انصاف کا پہلا بیج بویا جا چکا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دی، آؤ، میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے، سچے دل سے۔ اس بار بھابھی کے قدم رکے نہیں، اس کے آنسو رکے نہیں، اور ہمارے گھر میں برسوں بعد پہلی بار ہوا رک کر سانس لینے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، سادگی سے، خاموشی سے اور عزت کے ساتھ۔ چھوٹے بھائی نے وہ کام کیا جو کسی نے برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا، ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، سچ کا ساتھ دیا، اور بھابھی کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس روز جب نکاح کے بعد وہ دونوں مسجد سے لوٹے تو اماں کا چہرہ جرد تھا، جیسے برسوں کی چالاکیوں کا بوجھ ان کے وجود پر جا بیٹھا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ہار کی تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن اب ان کے لب اب بھی تنے ہوئے تھے۔ غرور کا سایہ شاید مکمل نہیں ٹوٹا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا، پانی دیا، اور پھر دھیرے سے اس کے جلے ہاتھ پر مرہم رکھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ کمرے کی ہوا میں پہلی بار محبت کی مہک محسوس ہوئی، جیسے اذیت کے اندھیروں میں کوئی نرم کرن چمکنے لگی ہو۔ مگر شاید قسمت کو ابھی اور سچ دکھانے تھے۔ نکاح کے دوسرے دن جب سب لوگ صبح کی چائے کے لیے جمع ہو رہے تھے، ایک فون کال آئی۔ پھوپھی کا فون تھا۔ ان کی آواز میں حیرانگی اور ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ سنا ہے تمہارے چھوٹے بیٹے کا نکاح ہو گیا؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کروا دیا جو تمہاری بڑی بہو تھی، اور وہ لڑکی جسے تم نے اپنی بڑی بہو بنانا چاہا تھا، وہ تو اصل میں تمہارے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ یہ سن کر جیسے اماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی، وہ تیزی سے بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ پھوپھی ہنسنے لگیں، یہ سب تمہیں کب سے پتا تھا؟ ہم تو برسوں سے جانتے تھے کہ وہ لڑکی صرف تمہارے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ اس نے تم سے درخواست بھی کی تھی، پر تم نے اس کی بات نہیں سنی اور رشتہ زبردستی بڑے بیٹے سے کروا دیا۔ فون بند ہوا تو میں نے اماں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک نیا خوف تھا، جیسے اتیت کا پردہ اچانک کھل گیا ہو اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی انہیں نگلنے لگی ہو۔ میں چپ چاپ بھابھی کے کمرے میں گئی۔ وہاں بھائی موجود نہیں تھا۔ بھابھی کسی کونے میں بیٹھی تھی، دعا مانگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تمہیں انصاف ملا ہے، اب تم بیوہ نہیں، زندہ ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، زندہ تو میں پہلے بھی تھی، مگر اب عزت سے جینے کا حق ملا ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو ہم سب نے تمہیں اتیت کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا، اور یہ سب صرف اماں کے غرور کی وجہ سے ہوا۔ کمرے سے باہر آئی تو اماں آنگن میں بیٹھ کر خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی تانا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف خالی پن تھا۔ شاید اندر سے وہ جان چکی تھی کہ انہوں نے ابھی اپنی ضد اور حسد میں نہ صرف بھابھی کی زندگی بلکہ اپنے بیٹے کے نصیب پر بھی ظلم کیا تھا۔ رات کو جب سب سونے لگے، میں خاموشی سے اماں کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگایا۔ میرے ہاتھوں جو ہوا وہ سچ تھا یا غلط، اب فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس لڑکی کو بیوہ کا روپ دیا، حالانکہ وہ بیوہ تھی ہی نہیں، صرف اس لیے کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی، کیونکہ وہ میرے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اماں اپنے بستر پر بیٹھی، ہاتھ میں پرانی تسبیح تھی اور سسک رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو اپنی انا پر قربان کیا اور پھر اس لڑکی کو سزا دی جس کا اس سب میں کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ صرف میری سازش نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں آگے بڑھی، اماں کے پاس بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ تھامے وہ میری طرف دیکھنے لگی
और खामोश आंखों में माफी की गहराई थी। मैं माँ थी, लेकिन मैं औरतों के खिलाफ औरत बन गई। साहिबा, मैंने सबको अपने हिसाब से तोड़ना चाहा और आखिर में मैं खुद ही टूट गई। मेरे लब कपकपाए। हमसे सबसे गलतियां हुई, मगर अब वक्त है कि सच को अपनाया जाए। इस घर में सच को रहने दो, और वो लड़की अब सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी है। अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं, साहिबा, आज अपनी कहानी सुनाती हूँ। बरसों बाद जब मैंने सच देखा और समझा तो जाना कि जो सच हमने छुपाया वही जुल्म की बुनियाद बना, और अगर हमने सच को वक्त पर अपनाया होता तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन अब शायद कुछ उम्मीदें बाकी है, क्योंकि अंधेरा जितना भी गहरा हो, अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर ले तो रोशनी लौट आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।